अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है अस्वा शेख और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ब्रेन चेंजर। पिछले लेक्चर में हमने नफ्सियात के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ मेन और बेसिक पॉइंट्स निकाले थे कि आखिर नफ्सियात है क्या। आज का ये मेरा सेकंड लेक्चर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। और ये मेरा सेकंड लेक्चर ज़िंदगी से बिल्कुल रिलेटेड है, बहुत ही बेसिक है असल में ये, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को पता होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज हम देखेंगे और जिनको हम आज पढ़ेंगे। तो मेरा सेकंड लेक्चर है कॉन्सेप्ट ऑफ आर्कटाइप्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कार्ल जंग ने हमें दी है और इसका मतलब समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक हैं, जो कि हम अपनी डेली रूटीन में कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो बेसिकली आर्केटाइप्स और ये कार्ल जंग कौन था, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। आर्केटाइप्स बेसिकली ये एक टिपिकल एग्ज़ाम्पल है। अगर मैं इसकी आपको डेफ़िनेशन छोटी सी बताऊं तो ये एग्ज़ाम्पल है किस चीज़ की, एक इंसान की और एक चीज़ की। कार्ल जंग ने क्या इसकी डेफ़िनेशन दी है, इट्स बेसिकली अ यूनिवर्सल बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन, कि ये एक नेचुरल बिहेवियर है एक ह्यूमन का, जो कि हमें डेली रूटीन में पता है कि हमारा बिहेवियर क्या है। ठीक है, ही सेड इट्स द इनहेरिडिटरी प्रोसेस ऑफ अ ह्यूमन। अच्छा, ये चीज़ बहुत नोट करने वाली है और वो ये है कि इनहेरिडिटरी प्रोसेस आखिर है क्या। इसका कॉन्सेप्ट हमें कार्ल जंग ने दिया था। असल में कार्ल जंग ने ये कहा था कि एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो विदाउट एक्सपीरियंस वो कुछ चीज़ें ऐसी करता है जो कि उसे सीखनी नहीं पड़ती, बट वो उसको शेप अप कर देता है। उसका वो इनहेरिडिटरी प्रोसेस है और हम सबको मालूम है कि इनहेरिडिटरी प्रोसेस होता क्या है, जो जेनेटिकली आता है, हमारे पेरेंट्स के थ्रू आता है, हमारे फोर फादर्स के थ्रू आता है। फिर ये है कि ये विदाउट एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट पर्सनैलिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि इनहेरिडिटरी प्रोसेस हमारी पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा प्ले करता है रोल कि वो हमारी पर्सनैलिटी पे फिर नज़र भी आने लग जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा कर रही है। अब हमारे पास है 4 मेजर आर्केटाइप्स। ये 4 मेजर आर्केटाइप्स आखिर हैं क्या? पहली है दी पर्सोना, सेकेंड है दी शेडो, थर्ड है एनीमिया एंड एनिमस और फोर्थ है दी सेल्फ। ये चारों नाम आपको बहुत आसान भी लग रहे होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, लेकिन हम इनकी डिटेल में हम आ जाएंगे कि आखिर ये है क्या। पर्सोना से जैसे कि आपको समझ आ रही होगी, ये एक पर्सनैलिटी का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। ये एक लैटिन वर्ड से निकला है वर्ड, जिसका मतलब है मास्क। हम सबको पता है कि मास्क आखिर होता क्या है। और पर्सोना का मतलब है पर्सनैलिटी ऑफ अ ह्यूमन। इन persona you have the ability to characterize your self with the social interaction। अच्छा, पर्सोना में अब अगर हम बेसिक बात करें तो वो ये हमें शो कर रहा है कि ये एक पर्सनैलिटी है एक ह्यूमन बिहेवियर की। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर कब शुरू होता है? जब उसकी पर्सनैलिटी उसके सेल्फ में हमें नज़र आना शुरू हो जाती है, जब वो सोशली इंटरेक्ट करता है लोगों से। और पर्सनैलिटी तब ही निकलती है जब वो सोशल लाइफ में एंटर होता है, अपनी फैमिली गैदरिंग्स में एंटर होता है, अपने दोस्तों से मिलता है, तभी वो अपनी पर्सनैलिटी को शेप अप करना शुरू कर देता है। और ये कार्ल जंग ने कहा है कि क्रिएटिंग पर्सोनाज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर यूजर्स नीड, एक्सपीरियंस, बिहेवियर्स एंड गोल्स। इससे साफ ये लाइन जो है हमें ये बता रही है कि पर्सोना जो है हमारी मदद करता है, यानी कि हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद करता है, हमारे एक्सपीरियंस हमें देता है और हमें बिहेवियर्स हमें बताता है कि हमने किस तरह लोगों से इंटरेक्ट करना है, किस तरह लोगों से मिलना है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट सोशली, और हमें किस तरह अपने गोल्स को अचीव करना है। ये तो हो गया पर्सोना। अब दी शेडो क्या है? अगर हम उर्दू या आम ज़ुबान में बात करें तो इसका मतलब है कि साया।
लेकिन साया किस तरह का? बेसिकली शेडो डिफाइन द सेक्स एंड लाइफ इंस्टिंक्ट। ये हमें एक सेक्सुअल लाइफ के बारे में बताता है और हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताता है। शेडो वो है जो इंसान के ज़ाती, यानी कि जो उसके अंदर जो एक बिहेवियर है, यानी अनकॉन्शियस बिहेवियर, लाशऊरी बिहेवियर जो है, वो उसको रिफ़्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इंसान वो करना नहीं चाहता मगर हो जाता है। ठीक है, ये एक इंसान की नेचर है, क्योंकि ये होना ही होना है, ये हर किसी में होता है। ये किस लिए होता है कि टू अडेप्ट द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। बेसिकली लोग जो हैं जब सोशलाइज हो जाते हैं या कल्चरल नॉर्म्स को अडेप्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स आप जब सोसाइटी में जाते हो तो आपको सोसाइटी जैसा बनना पड़ता है, तो आप वो चीज़ें भी कर देते हो जो आपने नहीं करनी होती, क्योंकि आपकी कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि आपने नहीं करनी, बट अनकॉन्शियसली आप कर देते हैं। द एलिमेंट शोज द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स not only to the society and also to the personal ones, that is envy, greed, prejudice, hate, aggression। अब ये 4 चीज़ें जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे, ये शो करती हैं कि ये इंसान हमेशा अनकॉन्शियसली करेगा। नफ़रत भी करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा, गुस्सा करेगा तो उसको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, लालच भी वो अनकॉन्शियसली करता है। जब वो किसी से मिलता है तो वो ये सोच के नहीं मिलता कि मैंने जो है अपना लालच दिखाना है, वो उसके अनकॉन्शियस बिहेवियर में बस उसकी तारी हो जाती हैं कुछ चीज़ें, यानी कि अगर कोई गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, अग्रेशन दिखाना शुरू कर देगा, नफ़रत दिखाना शुरू कर देगा। तो ये वो सारे एलिमेंट हैं जो कि इंसान को ख़ुद तो नहीं पता, लेकिन ये अनकॉन्शियसली होना शुरू हो जाते हैं उसके साथ साथ। कार्ल जंग ने कहा था कि ये ऐसा आर्केटाइप है, यानी कि ये इंसान की डार्कर साइड को जो है दिखाता है। अब डार्कर साइड क्या है? डार्कर साइड यही है कि आपका गुस्सा, आपकी नफ़रत है, आपके अंदर वाइल्डनेस है, केओस है, मतलब आपके साथ अंदर वो सारा एक कह लें कि एक ऐसा बिहेवियर है आपके अंदर जो आप शो तो नहीं कराना चाहते दुनिया वालों को, लेकिन वो एट सम मोमेंट और एट सम पॉइंट वो शो हो जाता है, क्योंकि वो आपके अंदर नेचुरली है। आपका कंट्रोल थोड़ा थोड़ा उसमें ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर कार्ल जंग कहते हैं कि ये हम सब में है और हम सब समटाइम्स इस चीज़ को डिनाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम जब किसी से मिलते हैं या सोशलाइज होते हैं तो हम किसी से नफ़रत करते हैं या किसी पे गुस्सा करते हैं, तो हम हर चीज़ उस पे प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं, हर चीज़ उसको बताना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो कर रहा था, हालांकि कर हम खुद रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान अनकॉन्शियसली करना शुरू कर देता है, यानी दूसरों को इसमें प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है, दूसरों को कहना शुरू कर देता है कि ये मैंने नहीं की है बल्कि उसने की है। द अनीमिया एनिमस एक मेन पॉइंट है इसमें कि आखिर ये है क्या। इसको समझना थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है ही है, लेकिन ये है बहुत मज़े का पार्ट। वो इस लिहाज से मज़े का पार्ट है क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो हमें ख़ुद भी आइडिया नहीं थी, बट समहाउ आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी पहली लाइन जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मेल इमेज इन अ फीमेल साइकी। असल में मेल इमेज इन अ फीमेल साइकी है क्या, और फीमेल इमेज इन अ मेल साइकी है क्या? द गुड एंड बैड, द बैड एंड गुड, ये वो वाली चीज़ है कि जब तक एक अच्छी चीज़ बुरी चीज़ में नहीं होगी और बुरी चीज़ अच्छी में नहीं होगी, तब तक लाइफ नहीं बन सकती। अगर हम उस कॉन्सेप्ट को लें तो वो कॉन्सेप्ट हमारी ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। वो किस तरह? वो इसलिए कर देता है कि मेल इमेज इन अ फीमेल साइकी ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और फीमेल इमेज इन अ मेल साइकी ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर औरत में एक मेल इमेज होगी और हर मर्द में एक फ़ीमेल इमेज होगी। वो इस लिहाज से कि वो उसकी आइडेंटिटी को पहचान सकें। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बताया जाता है कि आखिर जो हमारे जो जेंडर असैसिनेशन होती हैं, जेंडर आइडेंटिटीज़ होती हैं, उनको पहचानने में हमारी मदद करता है, ये इमेज है। फिर आ जाता है हमारे पास ये एलिमेंट क्या है आखिर। असल में ये ऐसा एलिमेंट है जो कि हमें मेल और फीमेल को इंटरेक्ट करता है सोशली। जब हम सोशल लाइफ में इंटर होते हैं तो हमें पता होता है कि सामने खड़े होने वाला शख्स जो है कि वो एक बंदा है या औरत है।
तो हम दोनों को उस हिसाब से ही मिलते हैं। फिर उनका माइंड किस तरह रिएक्ट करता है उन दोनों से मिलके, वो किस तरह सोशल इंटरेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन के साथ, फिर उनका अपना एक ट्रू सेल्फ़ उनको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो ख़ुद अपनी ज़ात को रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ में कि आखिर हम खुद हैं कौन। वो अपने अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगला बंदा भी समझता है और वो ख़ुद भी अपने आप को समझते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर दोबारा जाऊँ तो मेल इमेज और फीमेल इमेज ये एक ऐसे दो मेन पॉइंट हैं कि इनके बग़ैर हमारी हर चीज़ इनकम्प्लीट है। यानी कि अगर मेल इमेज फीमेल साइकी में नहीं होगा तो वो कभी भी एक मर्द को नहीं समझ सकती, या अगर फ़ीमेल इमेज किसी मेल साइकी में नहीं होगा तो वो किसी औरत को नहीं समझ सकती। तो ये चीज़ें एक इसीलिए नेचुरल की गई हैं कि जब तक एक फ़ीमेल इमेज उसके अंदर है मर्द में, तो ही वो औरत को अपनी बात को समझा सकता है, उससे वो अपनी बात मनवा सकता है और फिर औरत भी उसकी बात को समझती है, क्योंकि एक इमेज क्रिएट कर दी गई है हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में ये रिकॉर्ड कर दिया गया है कि ये चीज़ें इस तरह ही चलेंगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं। तो हमें पता चल रहा है कि यार कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम अपना जेंडर और उसका जेंडर देखते हैं कि आखिर वो है क्या, वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। अब इन दोनों चीज़ों को मिला दें तो हम इनको कह सकते हैं कि ये डिवाइन कपल है। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीशन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला ने एक मर्द और औरत को जोड़ों में पैदा किया है और इसी तरह उन्होंने जोड़े बनाए हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर सकें। और ये चीज़ अगर है तो ही हम इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नामुकम्मल है। अगर हम ये देख लें, इमेजिन कर लेते हैं कि ये मेल इमेज फ़ीमेल साइकी में नहीं है और फीमेल इमेज मेल साइकी में नहीं है, सो क्या है कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे की जेंडर आइडेंटिटीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फिर हम वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है डिवाइन कपल वाला, फिर वो कंप्लीशन वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है जो कि बहुत आसान है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल भी है। वो इसीलिए मुश्किल है क्योंकि हम देखते हैं कि दी सेल्फ़ एक बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। हम बचपन में अक्सर इन टॉपिक्स पे बात करते रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक ही हमारा माई सेल्फ़ होता था कि अपने बारे में बताना है। इस टॉपिक में हमने हर ह्यूमन को लेके आना है, हर पर्सन को लेके आना है, उसका सेल्फ़ बताना है कि आखिर वो है कैसा, उसका हेरिडिटरी प्रोसेस क्या कहता है, वो कैसे आता है, कैसे शेप अप होता है। एक पर्सन है, ठीक है, जिसके अंदर एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बिहेवियर मौजूद है पहले से। जैसे कि हम खुद हैं, मैं लेती हूँ अगर, तो हम सब में एक लाशऊरी ताकत और एक शऊरी ताकत हमेशा ही मौजूद रहेगी, क्योंकि वही हमें बताती है कि हमने आगे करना क्या है। और सेल्फ़ आता कैसे है? हेरिडेटरी प्रोसेस से, जो कि हमें शेप अप करते हैं, खुद शेप अप करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जब हम सोशली इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं विद कॉन्शियसली, यानी शऊरी ताकत से, यानी कि हम अपने कॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं कि हमने सोशली इंटरेक्ट करना है, तो एक बंदा अपनी ही थिंकिंग यानी कॉग्निटिव बिहेवियर, यानी कि अपनी ही थिंकिंग से अपनी थिंकिंग को जो है वो शेप अप करेगा। अपनी थिंकिंग के साथ साथ वो फिज़िकल अपीयरेंस को भी शेप अप करेगा, क्योंकि तभी वो सोशल लाइफ में एंटर हो सकता है। अब जंग क्या कहते थे? कार्ल जंग का ये बिलीव था कि अगर कोई थोड़ी सी भी डिसहार्मनी आई है अनकॉन्शियस बिहेवियर में या कॉन्शियस माइंड में आपके, तो वो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ले जाएगी। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर थोड़ा सा भी हम बचपन में कोई मसला हो जाए या हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हमें कॉन्शियस माइंड या तो कॉन्शियस माइंड हमें जवाब नहीं दे रहा है, तो हम प्रॉपरली अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर सकते। वी कांट स्टेबल आवर लाइफ।
और फिर उसके बाद क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, अवेयरनेस नहीं रहती है। लेकिन अब तो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि आखिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो क्यों रहे हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जंग सजेस्टेड दैट देयर वर टू डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब जंग ने कहा है कि हमारी पर्सनैलिटी में यानी कि दो ऐसे सेंटर्स हैं जो कि बहुत ही अहम है, यानी उसके बगैर हमारा सेल्फ जो है वो इनकम्प्लीट है। पहला क्या है, द ईगो मेक्स अप द सेंटर ऑफ कॉन्शियस। अच्छा, इस लाइन को अगर हम देखें तो ये लाइन हमें बता रही है कि जो हमारी ईगो हम अक्सर में कहते हैं अना, यानी कि इतनी अना आ जाना, किसी से बात ना करना, रूड बिहेवियर रखना, एटीट्यूड में आ जाना। ईगो मेक्स अप द सेंटर ऑफ कॉन्शियस। अब कॉन्शियस माइंड का जो सेंटर है वो ईगो बनता है, यानी हमारे कॉन्शियस माइंड का जो सेंटर है वो ईगो है, यानी ईगो हमारे कॉन्शियस माइंड में फीड है। ये एक नेचुरल बिहेवियर है, ये हमें पता चला। दूसरी चीज़, बट इट इज़ द सेल्फ दैट लाइज एट द सेंटर ऑफ पर्सनैलिटी। अब कॉन्शियस बिहेवियर को पर्सनैलिटी से इधर मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि पर्सनैलिटी आपकी कॉन्शियस बिहेवियर से बनती है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ईगो जो है आपके अंदर रहता है, यानी आपकी पर्सनैलिटी के बीच में रहता है, और वो पर्सनैलिटी जो है आपके कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। आपका कॉन्शियस माइंड ठीक होगा, आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद शेप अप होती रहेगी। आपका कॉन्शियस माइंड नहीं ठीक है तो आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं, यानी कोई डिसहार्मनी है आपको। पर्सनैलिटी इनकम्पसेस नॉट ओनली कॉन्शियसनेस बट ऑल्सो द ईगो एंड द अनकॉन्शियस माइंड। अब इधर पर्सनैलिटी को कहा जा रहा है कि जो पर्सनैलिटी है हमारी वो होल्ड नहीं कर रही सिर्फ कॉन्शियसनेस को। अब इधर दो तीन चीज़ों की बात हो रही है कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो पर्सनैलिटी है वो सेंटर में है, ठीक है, हमारी ईगो जो है वो सेंटर में है पर्सनैलिटी की, ठीक है, और पर्सनैलिटी शेप अप होती है कॉन्शियस माइंड से। पर्सनैलिटी ने सिर्फ जो है कॉन्शियस माइंड को होल्ड नहीं किया हुआ, इसने ईगो और अनकॉन्शियस माइंड को भी होल्ड किया हुआ है। यानी कि ये तीन चीज़ें आपके जब तक ठीक हैं तब ही आप पर्सनैलिटी को शेप अप कर सकते हैं, और अगर ये तीन चीज़ें ठीक नहीं हैं तो आप कभी भी अपनी पर्सनैलिटी को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो कार्ल जंग का ये कहना है इन शॉर्ट कि ये चार आर्केटाइप्स हैं जो कि इंसान के लिए बहुत ही बेसिक हैं, यानी दी पर्सोना हो गया, दी शैडो, दी एनीमिया एनिमस और दी सेल्फ। ये चार चीज़ें हैं जो इंसान डेली लाइफ में कर रहा होता है, यानी सोशल इंटरेक्शन भी कर रहा है, उसका कॉन्शियस माइंड भी चल रहा है और उसका अनकॉन्शियस माइंड भी चल रहा है, और कहाँ अनकॉन्शियस माइंड रिवील हो जाता है और पता नहीं चलता है हमें। तो ये सब हमारे एक नेचुरल प्रोसेस में जा रहे हैं। हाँ, इसकी अगर एक्सेस है तो वो आपके डिसहार्मनी में चले जाते हैं, यानी लोग कई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, वो फिर एक अलग टॉपिक है। तो वो इस तरह है कि वो बहुत ही ज़्यादा लोग हाइप क्रिएट कर लेते हैं और अनकॉन्शियसली पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं एक दूसरे को। तो ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर ही है और उसके अंदर से ही ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों के साथ साथ अपने आप को भी सिखाना है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है, ना कि सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ना है। तो आज की हमारी आखिरी स्लाइड क्या कह रही है, हमेशा की तरह आज की हमारी आखिरी स्लाइड कह रही है, कार्ल जंग ने कहा है, ऑफन द हैंड्स विल सॉल्व अ मिस्ट्री दैट द इंटेलेक्ट हैज़ स्ट्रगल्ड विद इन वेन। अब इसका ये लाइन छोटी सी है लेकिन इसका मतलब बहुत ही मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग है कि सम टाइम यू कांट थिंक थ्रू अ प्रॉब्लम, यू हैव टू एक्ट थ्रू देम। यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आपने उसके अंदर ही नहीं घुस जाना, यानी कि ये कि बस सोचते रहो कि मसला है और हल नहीं करना, लेकिन आपको उससे गुज़र के जाना है, ठीक है। आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सोचना है। आपने ये नहीं करना कि बस बैठे रहो और उस प्रॉब्लम को दुख में सोची जाओ, क्योंकि बैठे बैठे प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। अपने आप को जो है एम्पावर करें कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है और अपने चैलेंजेस कैसे आपने लेने हैं इस लाइफ के, और कैसे आपने अपनी ज़िंदगी को ले के चलना है।
क्योंकि ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे अपनी लाइफ में, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़ुद सॉल्व करना सीखेंगे, तभी आप कुछ कर सकते हैं. सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू, और लेट्स ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड.